नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 20 भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सिमिलर है। और ये क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि एक स्टेट में आपका बिजनेस है और एक स्टेट में बिजनेस, यानी टू डिफरेंट स्टेट में बिजनेस है, तो ऑब्वियसली आपने सेम पैन नंबर लेकिन डिफरेंट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ होगा। तो एज पर सेक्शन 25 इनको हम लोग टू सेपरेट लीगल एंटिटी मानेंगे फॉर जीएसटी पर्पस। अब ये एक दूसरे को कोई स्टॉक ट्रांसफर करते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन, देन एज पर एंट्री नंबर 2 शेड्यूल 1 इसको हम सप्लाई मानेंगे और जो सप्लाई करेगा वो जीएसटी पे करेगा और जिसको मिलेगा वो क्रेडिट क्लेम करेगा। तो इतना आसान सा है। ए कंपनी इज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. Its corporate office is located in the state of Tamil Nadu and the orders and procurement processes are managed from Tamil Nadu. Will the services provided by different arms of the company from Tamil Nadu to AP be considered as supply in the supply of service in the context of entry number 2 of Schedule 1 of CGST Act? अब ये कह रहा है कि दे आर प्रोसेसिंग सर्टन ऑर्डर्स, प्रोक्योरिंग वगैरह वगैरह, तो क्या इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे? ऑब्वियसली मानेंगे हम लोग। Yes, the services provided by different arms of the company from TN to AP with or without consideration will be treated as supply as per entry number 2 of Schedule 1. तो इसमें लिखना चाहिए विदाउट कंसिडरेशन एंट्री नंबर 2, और विद कंसिडरेशन है तो मेन लिम में फॉल कर ही जाएगा सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में। फिर 1 में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, ओके, ब्रैकेट में लिखा ही हुआ उन्होंने। द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई शैल बी डिटरमिन्ड एज पर सेक्शन 15, रीड विद एप्लीकेबल सीजीएसटी रूल्स, और वैल्यूएशन रूल 28 के अकॉर्डिंग इसका वैल्यूएशन होगा। और ये वैल्यूएशन आसान नहीं होगा, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन यही अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होता तो इनवॉइस जनरेट करते या डिलीवरी चालान, क्योंकि एज पर अकाउंट्स यू आर डूइंग स्टॉक ट्रांसफर बट एज पर इनकम टैक्स इट इज सप्लाई, तो आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, डिलीवरी चालान रेज नहीं करना पड़ेगा, और ई वे बिल भी रेज करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में मिलेगा। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 20 करता हूं आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ते हैं एक बार। मैं आपको अगर सिंपल बताऊं, ए लिमिटेड एटीएम मशीन का मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, इसने बैंक को एटीएम मशीन सप्लाई की है। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मशीन सप्लाई करता, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र मुंबई में है, और जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र वो एटीएम खरीदता है तो वो अपने ऑल इंडिया ब्रांचेस के लिए खरीदता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो मशीन दे रहा है बैंक को, वो दे रहा है ऑन ए फाइनेंशियल लीज बेसिस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फाइनेंशियल लीज बेसिस, और फाइनेंशियल लीज बेसिस पे देता है तो दो तरह की लीज होती है, एक फाइनेंशियल लीज होता है, एक ऑपरेटिंग लीज होता है। ऑपरेटिंग लीज मतलब किराए पे दिया हुआ है, और फाइनेंशियल लीज का मतलब मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप उधार में एसेट खरीद रहे हैं, और ऑन फ्यूचर डेट दिस एटीएम, द ओनरशिप ऑफ दिस एटीएम विल बी ट्रांसफर टू द बैंक। अब ये पूरा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ए लिमिटेड हैज गिवन एटीएम मशीन्स टू वेरियस बैंक ऑन फाइनेंशियल लीज बेसिस. Installation of these machines is done by third parties to banks. Banks have the practice of shifting the ATM machines from one place to another place. While shifting, it may so happen that the machines are shifted from one state to another state. Whether such transfer constitutes a supply, who is required to prepare the documents like invoice, e-way bill, etc., whether A Limited or the banks. अब कहानी आप समझिए इस चीज को। अगर फाइनेंशियल लीज है तो हु इज द ओनर? बैंक इज द ओनर, तो इनवॉइस कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा। और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो ओनर कौन है? ए लिमिटेड, तो इनवॉइस कौन बनाएगा? ए लिमिटेड बनाएगा। लेकिन ई वे बिल जनरेट कौन करेगा? बैंक जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक इज शिफ्टिंग दैट एटीएम मशीन ऑन हिज ओन अकाउंट। तो एक बार मैं आंसर पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा। ए लिमिटेड हैज प्राइमरली एंटर्ड leasing transaction with the banks. In this context, the following entries of Schedule 2 of CGST Act are worth reading. और पूरा एक एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी अच्छा है ये।
एंट्री नंबर 1B देखेंगे तो एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयरऑफ इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 1A एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये एंट्री 1C हमारे लिए फाइनेंशियल लीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। Any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is a supply of goods। इसको हम लोग हायर परचेज भी बोल सकते हैं। और एंट्री नंबर 2A, 5A, 5F ये प्योर लीजिंग ट्रांजेक्शन है, ऑपरेटिंग लीज ट्रांजेक्शन, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एंट्री यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर का पार्ट नहीं होगा, ये तो हमने अलग से लिखा है। A finance lease is a lease that transfers substantially all risk and rewards incidental to ownership of an asset. If the title to the goods is transferred as per the agreement at the future date, then it would be regarded as goods, not supply of services. If title to the goods is not transferred and mere right in goods without transfer of title thereof is transferred, then it would be a service। इसको हम लोग ऑपरेटिंग लीज बोलेंगे। जैसे मैंने आपको गाड़ी दी ड्राइवर के साथ, तो मैंने आपको गाड़ी का कंट्रोल दिया ही नहीं है, तो ये क्या है, मैंने आपको लीजिंग दी है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन मैंने आपको सेल्फ ड्राइविंग कार दी है, लेकिन उस सेल्फ ड्राइविंग कार में भी मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, बाद में वो वापस आ जाएगी, तो वो भी लीजिंग ट्रांजेक्शन ही है। अब इसको पढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन द आंसर टू द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। अब इसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट में लिख दिया है। अगर ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है या हेड ऑफिस टू ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है एटीएम मशीन का परमानेंटली, तो इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि एक ब्रांच अपना ओनरशिप छोड़ के दूसरे ब्रांच को ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। इनवॉइस रेज करना पड़ेगा और ये ब्रांच ई वे बिल रेज करेगा। लेकिन अगर ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है और सिर्फ यूज करने दे रहा है उस एटीएम मशीन को, फिर वो वापस आ जाएगा, तो इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर यू हैव टू रेज डिलीवरी चलान एंड रेज ई वे बिल। ऑब्वियसली वो जो यूजर्स का है वो इनवॉइस अलग से रेज करेगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। In case title to goods from the leasing company to the bank is transferred in the given example, then entire ownership and control on the machines are transferred. When banks transfer these machines from one state to another state branch permanently, that is, assets are shifted from transferor branch balance sheet to transferee branch balance sheet, then it would amount to deemed supply of goods by the bank branch / head office of one state to branch in another state as per Schedule 1 of the CGST Act. The transfer branch is liable to raise tax invoice and charge GST in line with Rule 28 of CGST rules, raise e-way bill, etc. However, if assets are not shifted from balance sheet and the machines are transferred temporarily, then it would amount to deemed supply of service by the branch of one state to a branch in other state as per Schedule 1 of CGST Act. Transfer branch is required to raise delivery challans in terms of Rule 55 or transportation of goods for reasons other than by way of supply and e-way bill as per provisions of Rule 138. फिर in case title to goods from leasing company to the bank is not transferred and merely the right to use is transferred, then ownership lies with the leasing company. तो लेसर के पास ownership है. When bank transfer these machines from one state to another state, this would naturally be a case of temporary transfer without transfer of title to machines. In this case, the transfer branch is required to raise delivery challan. तो कौन रेज करेगा? ब्रांची, बैंक ब्रांची डिलीवरी चलान यूज रेज करेगा, क्योंकि उसके पास तो ओनरशिप है ही नहीं। इन टर्म्स ऑफ रूल 55 of the CGST rules, transportation of goods for reasons other than by way of supply and e-way bill in terms of Rule 138. A Limited is not required to raise documents because the person causing movement of goods is the bank and not A Limited. तो A Limited को कोई मतलब नहीं है, वो ATM मशीन किस स्टेट में यूज हो रहा है वो तो यूज करने दिया है उसको, तो सारा काम कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। इसके बाद इसके साथ क्वेश्चन नंबर 37 भी हमने लिखा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या है वो। Question number 37. Will the value of a car taken on finance lease by employer for a period of 4 years and ultimately to be purchased by employee at written down value at the end of the 4 year be subjected to GST? अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है।
कि एम्प्लॉयर ने गाड़ी फाइनेंस लीज पे ली है, तो क्या एम्प्लॉयर उस गाड़ी का ओनर बन जाएगा? तो ऑब्वियसली फाइनेंस लीज है तो ओनर बन जाएगा। उसके बाद ये एम्प्लॉयर क्या करता है, इस गाड़ी को एम्प्लॉय को बेच देता है। तो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय अगर बेच रहा है तो अगेन सप्लाई ऑफ गुड्स है। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री में देता है और एज पर शेड्यूल 1 अगर रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन होता है तो ये डीम्ड सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर फ्री में देता है तो वो 50,000 से एक्सेस होगा तभी सप्लाई माना जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट है। नाउ अब पढ़ लेते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट व्हीकल इज अंडर फाइनेंस लीज, व्हिच मींस दैट कंपनी डज नॉट हैव द टाइटल टू द गुड्स. The title to the goods will get transferred only after the completion of lease period and on accepting the option to purchase the underlying assets. If the lease agreement has specified the value to be paid for accepting the option of purchase, then same will be a supply. After the transfer of the title of underlying asset, the said asset would qualify as business asset, and selling it to their employee will be treated as supply of goods. It is pertinent to note that clause entry number 4 of schedule 2 classified the following transaction as supply of goods, where goods forming part of the assets of a business are transferred or disposed of by or under the direction of person carrying on the business so as no longer to form part of those assets. Such transfer or disposal is a supply of goods by the person. Hence it is subjected to GST. तो इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी जा सकती थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो हमने यहीं तक किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए। उसमें आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में होगा, और हमारी वेबसाइट है उसको जरूर से विजिट कीजिए। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसमें क्लासेस हैं, बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, टैक्स एक्सेल और बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी है। और जो फ्री में है वो भी दिखला देते हैं। ये बहुत सारी बुकलेट्स हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर एग्जाम, सीएस प्रोफेशनल, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, प्लस ये जो हम लोग आईसीआई का जो डिस्कस कर रहे हैं ये वाला पीडीएफ है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो हम लोग अपनी इसकी नोटिंग कर रहे हैं तो अभी टाइम लगेगा, तो जैसे जैसे नोटिंग करते जा रहे हैं वैसे वैसे अपलोड भी करते जा रहे हैं नई, तो हम लोग इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हम लोग क्लासेस, जीएसटी क्लासेस चलाते हैं वो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में चलाते हैं। अगर आप सर जीएसटी का सर्टिफिकेट कोर्स देखेंगे तो ये जो जीएसटी वॉल्यूम 1 है जिसमें अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो वॉल्यूम 1 का ही पार्ट है। आप नीचे देखेंगे तो इसमें लिंक भी मिल जाएगा। 95 आवर्स का है ये, तो काफ़ी डिटेल में है, किताबें भी हैं, सब कुछ है, और सिर्फ 1750 का है। तो उम्मीद है आप इसको जरूर से एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।